रीजन है कि जैन लोग या गुजराती लोग या मारवाड़ी लोग इतने सफल हैं और इतना पैसा कमाते हैं? आपका फोकस होना चाहिए, एक चीज आपको हाथ में लेनी है। तो दूसरा जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, एक छोटा दुकानदार है जो टेलर का शॉप खोल के बैठा है, एक छोटा दुकानदार है जो बेकरी का शॉप खोल के बैठा है। इन लोगों को 100 करोड़, 1000 करोड़ या 5000 करोड़ जाना है, तो पहला 3, 4, 5 स्टेप क्या हो सकते हैं धीरज सर? हम एक कस्टमर के पीछे 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमें 100 करोड़ कस्टमर्स को कैटर करना है। अगर हम 10 रुपया कमा रहे हैं तो हमें 10 करोड़ कस्टमर को कैटर करना है। अगर हम एक कस्टमर से अगर 10 लाख रुपया अगर कमा सकते हैं तो भी हम 100 करोड़ का नंबर अचीव कर सकते हैं। 6 पीढ़ी पहले या 4 पीढ़ी पहले के लोग वहां बैठे थे उसी दुकान पे, और अभी 4 पीढ़ी बाद का बच्चा भी वहीं पे बैठा है। लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते और आप क्यों ग्रो कर पाए? क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। और सभी का सपना है 7,000 8,000 करोड़ की कंपनी बनाना, लेकिन बहुत रेयर लोग होते हैं जो बना पाते हैं। इस पॉडकास्ट में हम एक जर्नी डिकोड करेंगे कि कैसे, कौन से प्रिंसिपल्स और कौन से चीजों के थ्रू किसी व्यक्ति ने 2009 में बिजनेस शुरू किया, नौकरी में थे, नौकरी से बिजनेस शुरू किया और आज 2026 में दुबई के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कारोबारी भी बन चुके हैं, हजारों लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। कैसे $1 बिलियन बिजनेस चला रहे हैं और कैसे उनके टारगेट्स हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज को टेक ओवर करके या उन्हें सपोर्ट करके उन्हें बहुत जल्द $1 बिलियन पे पहुंचाना है। आइए इस जर्नी को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। नोट पैड लेके तैयार हो जाइए सो दैट यू कैन लर्न अ लॉट। आइए धीरज जी से मिलते हैं और ममता जी से मिलते हैं। नमस्कार धीरज जी एंड नमस्कार ममता जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग अस ऑन योर पॉडकास्ट। पहला डीप क्वेश्चन, आपके पास आज की डेट में 6 रोल्स रॉयस, बेंटले है, ये बुर्ज खलीफा के 141वें फ्लोर पे हमारा ये ऑफिस है, और ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे जैसे जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनकी सेवा में आपने लगा रखे हैं। यू नो, आप हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें दुबई जैसी जगह पे आप इस तरह की अपनी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं। तो मैं आपसे पहला तो ये जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा दिल कैसे आया धीरज जैन जी का, जहाँ वो कहते हैं कि सब कुछ जो मेरा है वो दुनिया का है। सर जी, जो भी है सर, हमें वी शुड बी इन द गिविंग जर्नी ऑलवेज। हम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं विदाउट एक्सपेक्टेशन आल्सो हमें मिलना शुरू हो जाता है। बट इवन विदाउट कीपिंग दोज एक्सपेक्टेशन, हमेशा से मेरी आदत रही है कि लोगों से कनेक्ट रहो, उनके साथ अच्छे से रहो। एक छोटी सी चीज है, पूरी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, एक नॉर्मल इंसान 8,500 करोड़ लोगों को मिलता है, और अगर थोड़ा वेल कनेक्टेड होगा तो मे बी 85,000 लोगों को मिलता होगा। 8,500 मतलब आपके 500 रिलेटिव होंगे, आप जिस सिटी से आए हो वहाँ के 500 होंगे, 2-3 कॉलेजेस चेंज किए होंगे तो 500 होंगे, 2-3 आपने कंपनी बदली होगी तो 500 होंगे, सिटीज बदली होगी तो 500 होंगे। यू डोंट मीट मोर देन 8,500 पीपल इन योर एंटायर लाइफ। नॉर्मल इंसान, हमें वो 8,500 लोगों को जितनी हो सके उतनी खुशी देनी है। और ऐसा अगर हर कोई सोचने लग जाए और हर कोई अगर ये चीज करने लग जाए तो विल बी लिविंग इन अ हैप्पी वर्ल्ड, एवरीवन विल बी हैप्पी अराउंड अस। एक्सट्रीमली। आज तो धीरज सर आपका इतना बड़ा वेंचर है जो कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जब आप आए थे पुणे से यहाँ दुबई, तब आप एक जॉब के लिए आए थे, तो ये जॉब से बिजनेस का ट्रांजिशन और बिजनेस से बिलियनर बनने का ट्रांजिशन कब से हुआ? देखिए, मैं पुणे में तो आया था पढ़ाई के लिए। 2002 से 2006 मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 2007 और 8 में मैंने जॉब किया। आई वॉज इन यूरोप ड्यूरिंग दैट जर्नी। लेकिन हमेशा से एक चीज थी कि एज अ जॉब आई कैन ओनली हेल्प माई सेल्फ एंड माई फैमिली, बट इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस आई विल बी एबल टू हेल्प मेनी मोर फैमिलीज। तो वो एक जो थॉट प्रोसेस था उसने मुझे यूरोप से इंडिया वापस आने पे मजबूर किया, और मैंने 2009 में मेरी बिजनेस जर्नी शुरू की। और उसी जर्नी को आगे ले जाते हुए और एक थॉट प्रोसेस मेरी चेंज हुई। मैं अगर खुद बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ मेरी टीम या कुछ लिमिटेड लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन अगर वही मैं बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों को बिजनेस करने में हेल्प करूं, उनके बिजनेस शुरू करवाने में या उनके बिजनेसेस में ग्रोथ करने में हेल्प करूं, तो आई विल बी एबल टू हेल्प मेनी मोर पीपल अलोंग द जर्नी। तो ये जो जर्नी थी वो मुझे वेंचर्स की तरफ लेके गई, एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड बिकमिंग पार्टनर इन मेनी मोर कंपनीज। तो ममता जी, अभी कितनी कंपनीज हैं और जिनमें आप लोग पार्टनर हैं, इन्वेस्टर हैं? तो ऑलमोस्ट 30 कंपनीज में हम पार्टनर्स हैं, और हमारा टारगेट है कि इस साल में 2026 में हम 100 कंपनीज को ऑन बोर्ड करें। वाओ। सो
देखिए, हर सफल बिजनेसमैन जो होता है ना, उसकी सफलता सबको दिखती है। आज मैं आया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है। आपका बुर्ज खलीफा में ऑफिस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। एक रोल्स रॉयस लेने में भी दुनिया मतलब सपने देखती रहती है, मर जाती है, 10-10 पीढ़ियां लग जाती है, लेकिन रोल्स रॉयस छोड़िए, मर्सिडीज तक नहीं आ पाती इंडिया में लोगों के पास। मर्सिडीज भी छोड़िए, कई लोगों के पास एक ऑल्टो कार तक नहीं आ पाती है, और आप 6 तो ये कारें, और उसके अलावा भी बहुत सारी होंगी। जब 6 ये हैं तो आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर। तो लोगों को तो ये सब दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखाई देती। तो ममता जी, थोड़ा सा बात करेंगे आपकी और धीरज जी की, क्या स्ट्रगल रही इस पूरे बिजनेस को बिल्ड करने में, इस लेवल पे आने में? जी सर जी, कहते हैं ना कि मीठा आप तब खा सकते हो जब आपको हेल्दी रहना है, तो जी। माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको पहुंचना है तो कहीं ना कहीं वो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इनका पर्पस तो क्लियर था, इनका गोल क्लियर था कि इनको क्या करना है। मुझे Correct. तो जस्ट हैंड देना था, उनको सपोर्ट करना आप था। कब से वो हैंड देना शुरू किया आपने? कौन से साल में आपकी एंट्री हुई है दूसरे के साथ? एंगेजमेंट हमारी हुई तब से। कितने, कब हुई थी ये 2009 में मैंने, अच्छा। हमारी एंगेजमेंट हुई 2009 में, हमारी शादी हुई, एंड पहले दिन से एक दूसरे का साथ था। एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे, मतलब सक्सेसफुल इंसान तो मैं नहीं बोलूंगा, हम सक्सेसफुल फैमिली, हम साथ में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। और पहले दिन से मुझे ममता का जो साथ मिला, मतलब वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि हम लोग आगे बढ़ पाए। हाँ सर जी, इनके गोल बड़े थे, इनकी सोच बड़ी थी जी। मुझे तो जस्ट पीछे खड़े रह के इनको कि वो डेडिकेशन से वो चीज़ें कंप्लीट कर पाए, इसलिए हेल्प करना था। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ, बट जस्ट एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो आपने बोला कि बिजनेस खड़ा किया कैसे, तो सर जी इनकी क्लैरिटी थी, उनको पता था उन्हें कहाँ पहुँचना है, किस हिसाब से पहुँचना है, और लोगों को हेल्प करना है। जब आपका मोटो, आपका जो गोल है वो क्लियर है ना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करके उनके भी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, तो आप उस चीज़ में लग जाते हैं। तो बस इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2009 में जी। एंड देन आफ्टर दैट अभी देख ही रहे हो अलग अलग कंपनीज में जब हम सफल हो रहे हैं, जैसे धीरज सर का एक कहना है कि हम हमारे साथ लोगों को भी हेल्प करके उनके भी कंपनीज में उनको कैसे मिलियन से बिलियन तक पहुंचा पाए। अभी तो मिलियन की बात चल रही है, बट डेफिनेटली वी विल हेल्प देम। जैसे वेंचर्स में हम हेल्प करने वाले हैं अलग अलग कंपनीज को, उनके स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में, उनके मार्केटिंग में, एंड हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस 10x। बट ये सब जब करते हैं धीरज सर, आप अभी 30 कंपनियों को चला रहे हैं, तो मैं पहला तो ये पूछना चाहूँगा, अगर आप जस्ट ऑडियंस की इंस्पिरेशन के लिए इन सभी 30 कंपनियों का मिला के टर्नओवर कितना होगा? एक वर्ड में इसका आंसर दे दें। ये ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास इन कंपनियों का टर्न, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास हम पहुंच रहे हैं। हाउ वंडरफुल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे अभी ममता जी ने कहा इनकी स्ट्रैटेजी बनाने में हम काम करते हैं। अब 2009 में आपकी शादी भी हुई और उसी समय आपने बिजनेस भी, मतलब एंगेजमेंट भी हुई और बिजनेस भी किया। उस समय मैं हमेशा देखता हूं कि इतनी बड़ी सक्सेस ना बिना विजन के क्रिएट नहीं हो सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब इंसान के पास विजन होता है ना, तो वो पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपका बेसिक विजन क्या रहा था 2009 में, और आज आप क्या सोचते हैं आगे के लिए, 2050 के लिए, 40 के लिए? 2009 में मैंने सोचा था कि मुझे 1000 लोगों को जॉब देना है। वाओ। ये जब मैं यूरोप से इंडिया वापस आया था, ये सोच के साथ मैं वापस आया था। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख लोगों को जॉब दे पाऊँ मेरे अलग अलग वेंचर्स के थ्रू। ओके, 1 लाख लोगों को। एक्सीलेंट। अलग अलग वेंचर्स। तो वाई जॉब? मतलब आप तो खुद जॉब में थे, तो क्या जॉब में बहुत पीड़ा थी आपको? क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को विजन या तो इस लेवल पे इस चीज के कारण आता है कि उनको क्या पीड़ा हुई, या नहीं, मुझे जॉब में पीड़ा कभी नहीं थी। जॉब में भी मैं बहुत खुश था। अलॉन्ग आवर जर्नी आई वाज ऑलवेज हैप्पी एक्चुअली। लेकिन जो एक ग्रोथ खुद के लिए और लोगों के लिए जो चाहिए, और एक समाज के लिए और कंट्री के लिए जो ग्रोथ चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस एम्पायर्स खड़े होना भी जरूरी है। बट अगेन, नॉट एवरीवन इज एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, नॉट एवरीवन इज एबल टू रन अ कंपनी। So that is also the reason that you need to have jobs and opportunity for other people as well. तो आपको क्या लगता है, लाइक हज़ारों बिजनेसमैन हैं, जैसे हम किसी भी गली से निकल जाएं तो इतनी दुकानें हैं, इतने शोरूम्स हैं, इतने मॉल्स हैं, ये सभी लोग 8000 करोड़ की कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं।
सोचते हैं कभी हम भी दुनिया में घूमेंगे, बड़े बनेंगे, ये कारें लेंगे, वो कारें लेंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे। बट इनमें से अगर मैं देखूं तो कई लोग, अगर मैं पूना की किसी गली से निकलूं या राजस्थान की किसी गली से निकलूं तो 6 पीढ़ियों पहले भी लोग, 6 पीढ़ी पहले या 4 पीढ़ी पहले के लोग वहाँ बैठे थे उसी दुकान पे, और अभी 4 पीढ़ी बाद का बच्चा भी वहीं पे बैठा है, पोता भी वहीं पे बैठा है या पड़पोता भी वहाँ पे बैठा है। लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते और आप क्यों ग्रो कर पाए? इसको 2 अलग अलग चीज़ों में इसका आंसर देखना पड़ेगा। एक चीज तो होगी कि हमारा CCC फॉर्मूला। व्हाट इज CCC सर? CCC मतलब आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, सो ये एक साइड में एक चीज होती है। और सेकंड चीज जो है वो हमारी स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो एक जर्नी है वो भी हमें 100% ये पूरे जर्नी में हेल्प करती है। क्या क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर मैं ममता मैम से पूछूं तो? ओके सर जी, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये है, हम जैन हैं तो हम जैनिज्म में मॉर्निंग में हमारा एक होता है डेली रूटीन जो हमारे बच्चे भी फॉलो करते हैं। वाओ। हम सुबह में एक संवर करते हैं जिसमें आप भगवान को याद करते हो। हम वो 48 मिनट्स का होता है, वो हम करते हैं मॉर्निंग में। उसमें हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसमें हम भगवान को थैंक यू कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम भगवान को कहते हैं हम कहीं पे भी पहुंच जाए बट आपके चरणों में ही रहे, ऐसी बुद्धि हमें देना। क्या बात है। सो स्पिरिचुअलिटी ही हमारे लाइफ का, हम अगर बोले तो फिर हमारा जो दिन का एंड भी जो होता है वो सागरी संतारा के पचकान लेके होता है। तो जिसके अंदर हम लोग सॉरी बोलते हैं सारी चीज़ों के लिए। पूरे दिन में हमसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और अगला दिन जो सुबह होता है हम फिर से नई एनर्जी के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। वाओ। आपको पता है ये रियलाइजेशन मुझे 2019 में हुआ था सर। मुझे 2019 में ऐसा लगा कि क्या चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में से मिसिंग है, और मैं कुछ ढूंढ रहा था क्योंकि सफलता आ रही थी, जा रही थी, कभी मिल रहे थे लोग अच्छे, कभी नहीं मिल रहे थे, कभी पैसे आ रहे थे, कभी लोन हो रहे थे। मैंने कहा कुछ तो मिसिंग है, और अचानक से एक इंस्पिरेशन आई कि सुबह जल्दी उठो। अब जल्दी उठ के क्या करो? तो मैंने कहा दौड़ता तो हर आदमी है, एक्सरसाइज कर लेता है, कोई प्राणायाम कर लेता है। मैंने कहा कुछ तो अलग है, आत्मा को खाना देना है, मन को खाना देना है, इसको साधना है। तो मैंने एक कमांडो ट्रेनिंग करके लॉन्च कर दी। अब मुझे नहीं पता कि उसमें मैं क्या करवाऊंगा। खुद उठने की कोशिश की, नहीं हो पाया, तो मैंने अपने 50 लोगों को इकट्ठा किया और उनको बिना किसी और की गाइडेंस की जो मैंने अपने टीचर से सीखा था, मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने कहा रात का टाइम मेरा पता नहीं कैसे हो पाएगा मैनेज, क्योंकि कभी ट्रैवल में होते हैं, कभी ट्रैफिक में होते हैं। तो हमने सुबह उठ के वो करना शुरू किया। आज 7 साल से वो बैच चल रहा है एंड हज़ारों लोग उससे जुड़े, और हम लोग रोज़ सुबह यही सारी प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं ना वो करते हैं। एंड मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ, आप लोग भी सुनिएगा, बिना स्पिरिचुअलिटी के अल्टीमेट ग्रोथ इम्पॉसिबल है। लिख के ले लीजिए, आप कितना भी पैसे के पीछे भाग लो, जब तक वो 1% कृपा भगवान की नहीं होगी ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैंने पकड़ रखा है सर, हमारे इष्ट देव हैं हनुमान जी। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं सुंदरकांड करता हूँ रोज़ सुबह उठ के एंड हनुमान चालीसा करता हूँ, और बाकी की ये चीज़ें हम ग्रैटिट्यूड वगैरह करते हैं। तो मैं भी वही चीज़ बोलता हूँ, हर एक की आस्था अलग है, लेकिन अपनी आस्था को अगर हम फॉलो करेंगे, उस आस्था को पकड़ के अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक जर्नी, एक रास्ता हमें हमेशा अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। आस्था के साथ रास्ता हमें मिलना है। एक्सीलेंट। आस्था के साथ रास्ता, एक्सीलेंट। अभी चीज़ यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूँ जी। जनरली अपन वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं PPSS फॉर्मूला की। PPSS 2P2S। तो वो हो गया आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। एक्सीलेंट। तो हमारी पूरी जो जर्नी होती है उसके अंदर हम चारों चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हम सबको इंस्पायर भी करते हैं कि ये चारों चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, तो ग्रोथ अपने आप आना शुरू हो जाएगी। आज हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उस तो सेम हो गया कि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो कार, जो आप कार में बैठे उसके चारों पे ये अच्छे होने चाहिए, राइट? वैसे ही लाइफ में अगर आपको आपके डेस्टिनेशन, आपका सक्सेस या जो भी आप सोच रहे हैं उसमें अगर PPSS अगर काम कर जाए तो। मैं सर एक मैरिज में गया था और वहाँ बहुत बुजुर्ग आदमी, एक 70-75 ईयर्स के जेंटलमैन थे जो मेरे फादर के भी सीनियर थे। तो पापा ने जाके उनसे मुलाकात करवाई मेरी, एंड उन्होंने मुझसे पूछा क्या रीज़न है कि जैन लोग या गुजराती लोग या मारवाड़ी लोग इतने सफल हैं और इतना पैसा कमाते हैं। मैंने कहा क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, वो पैशनेट हैं, उनका पैसे पे फोकस है, उनको बचपन से पैसे पे। बोले ये सारे आंसर छोड़ो, एक और बताओ, और बताओ, और बताओ। मैं मतलब बड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, बिजनेस कोच भी हूँ, सारे अच्छे आंसर जो मुझे पता थे सब दे दिए मैंने। उन्होंने कहा एक और चीज़ है,
बोलते हैं वो सोशल वर्क में सबसे आगे हैं और वो दान बहुत देते हैं, इस हाथ से देते हैं तो उस हाथ को भी पता नहीं लगता। मेरे लिए वो इतना बड़ा आई ओपनिंग चीज़ था। और इसका एक और एक्सपीरियंस रहा 2018 के आसपास, मेरा कुछ बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थे और मेरे सारे लोन्स बाउंस हो रहे थे। एंड मैं एक और टीचर के पास गया, आध्यात्मिक टीचर के पास। उन्होंने कहा पैसा नहीं आ रहा होगा ना तेरे पास? मैंने कहा हाँ। देता नहीं है, दान नहीं देता किसी को। मैंने कहा दान कहाँ से दूँ? 3 लाख का खर्चा है, 1 लाख रुपए आ रहा है, कहाँ से दान दूँ? खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। बोले 1 लाख आ रहा है ना, मान के चल 99,000 ही आ रहा है। सर ये जो आपने कहा ना स्पिरिचुअल और सोशल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तो चलिए हर आदमी कोशिश करता रहता है दिन रात इसी में बैलेंस करने की, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं धीरज सर। एंड आपने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा। दोस्तों आप समझिए, ये पॉडकास्ट आपकी सक्सेस स्टोरी या मुझे पॉपुलर करने के लिए नहीं है। ये पॉडकास्ट है आप में से हर एक इंसान को ये डीकोड करने के लिए कि बिना अच्छे हेल्दी माइंड के ये नहीं हो सकता। और हेल्दी माइंड के लिए स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल वर्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। धीरज सर 6-7 चीजें जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। लीक से हटके सोचना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, वो आपके बिजनेस के लिए है, लेकिन मैंने देखा कि हम राजस्थान से एक इवेंट के लिए यहाँ पे काफी लोग आए एंड आपने सभी के लिए अपनी गाड़ियां, अपने घर, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, खरीदते हैं, उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करके एक सिंगल पार्टी को बेचते हैं। आप नहीं ढूंढते कि भैया मुझे ना एक फ्लैट बिक जाए, मेरी एक दुकान बिक जाए। आप सीधा का सीधा पूरा बिल्डिंग का सिंगल बायर। अब वो सिंगल बायर शायद आप 1000 लोगों से मिलते हैं तब एक मिलेगा, या 10,000 से मिलते हैं तब एक मिलेगा। मतलब इतना पेशेंस आप में है और आपकी ये जो स्ट्रैटेजीज है ये बड़ी यूनिक है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये थॉट पैटर्न आपका किसी गुरु के कारण आया है, या खुद के कारण आया है, या पापा मम्मी के कारण आया है, या कैसे आया, और आप कैसे सोचते हैं दुनिया के बारे में? आप दोनों में से जो भी इसका आंसर करना चाहे। तो ये जो स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट है, इसको ISF मैं इसको बोलता हूँ, इट्स इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क दैट वी हैव डेवलप्ड। और जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं पहले वो हम ISF फ्रेमवर्क के थ्रू उसको पहले गुजरना होता है। वो बिजनेस पहले डिसाइड करता है कि हमें सेम एफर्ट्स लेके हमारे पास वर्किंग आवर्स जो होते हैं एक 160-200 घंटे, या किसी फाउंडर के पास 300 घंटे का टाइम होता है जी। उसी 300 घंटे में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पाए, इसके ऊपर पहले हम लोग कोशिश करते हैं। और उसके अंदर फिर मेरा एक एक्सपर्टाइज बनते गया कि हम नीश में अगर हम लोग काम करते हैं किसी भी चीज के तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हम रियल एस्टेट में हम लोग जब काम करते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंडिविजुअल यूनिट्स वी फोकस ऑन सेलिंग द बिल्डिंग्स। या हम किसी भी कंपनी में जब वेंचर में हम पार्टनरशिप करते तो वहाँ पे भी उस कंपनी को पहले निश में काम करने पे फोकस करते हैं। एक पर्टिकुलर आइदर सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोडक्ट हो सकता है या कोई वन पर्टिकुलर सर्विस हो सकती है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। और ये जो सारा जो नॉलेज है या ये जो सारी चीज़ें हैं, हमेशा से किताबें पढ़ने का शौक है, हमेशा से अलग अलग स्पिरिचुअल, रिलीजियस और बिजनेस गुरुज के मैंने क्लासेस और लेक्चर्स मैंने और इवेंट्स मैंने अटेंड किए हुए हैं। तो इस पूरे जर्नी के अंदर मैं सीखता गया हूँ और हर नई चीज़ जो मैं सीखता गया हूँ उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता गया हूँ। मतलब 2009 में जब मैंने IT कंपनी शुरू की थी तब से मेरा 100% मनी बैक गारंटी मेरा तब से चल रहा है। ओके 2009 से मतलब अगर मैं एक साइड में देखूँ तो आज एक नॉलेज बेस इजीली अवेलेबल हो चुका है जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें सीख पाते हैं। मेरे ऑफिस में एक बोर्ड हुआ करता था, 100% सॉफ्टवेयर गारंटी, 100% सर्विस गारंटी, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड 100% रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वो बोर्ड का फोटो मेरे पास आज भी है, मैं आपको शेयर बिल्कुल दीजिएगा, हम पॉडकास्ट में डालने की कोशिश करेंगे उसे। तो तब से ये एक जो है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमेशा से 100% डिलीवरी देना जरूरी हो गया। इसके लिए ऑफिस के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया। 2009 से मैंने अभी तक हजारों में नहीं लाखों में प्रोसेसेस बनाई होगी। वाओ। ऑफिस के अंदर ईमेल आईडी क्रिएशन से लेके स्टाफ के ऑनबोर्डिंग से लेके हर चीज की प्रोसेसेस मेरी बन रही है। तब से बन रही है, आज से नहीं बन रही है, 2009 से बन रही है। क्या बात है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी चीजें हैं। हर चीज सिंपल है वैसे देखा जाए तो, बातें सुनने में तो आपको लगेगा अरे प्रोसेस बन रही है, आप कहोगे मैं भी बना लूंगा, लेकिन हर आदमी नहीं बना पाता है। बातें तो बड़ी इजी है कि स्पिरिचुअल और सोशल में देना चाहिए, लेकिन जब देने की बात ही आती है तो आदमी कहता है यार आरती का थाली तो आ गया, चाहिए तो करोड़ों रुपए, लेकिन 500 रुपए का नोट नहीं, सबसे छोटा नोट कौन सा है, 10 रुपए, वो ही डालता हूँ। देने की बारी आती है तो आदमी तभी देता है जब मजबूरी हो जाती है देना, या तभी देता है जब सोशल प्रेशर आ जाता है। दोस्तों ये चीज़ें पहले तो आप इस पॉडकास्ट को सुनिए एंड इसके बाद इसको डीकोड करिएगा।
शांत बैठ के इसको मनन करिएगा। सुनने से ग्रोथ नहीं होती, मनन करने से, चिंतन करने से, फिर थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट करने से होती है। ममता मैम, दुबई में आप बैठे हो और ये बिजनेस की शुरुआत की, 5 मेजर चैलेंजेस जो आपको आए होंगे या धीरज जी को आए होंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने में, वो प्लीज बताइए। मैं अगर बताऊँ तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। आप जब बिजनेस शुरू करते हो, नए सिटी में आप आते हो तो, बट हमने वो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें इस पे काम ज़्यादा किया था। हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा काम नहीं करते, हम सॉल्यूशंस पे ज़्यादा काम बिल्कुल, लेकिन चैलेंज भी तो आया। कौन सा चैलेंज आया तभी तो फिर सॉल्यूशन आएगा। थे कि ये कर पाएंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं, बट अगर ऐसा सोचे तो ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा उनको कहते हैं हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा, और हम पहुंच जाते थे जी। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। एक तो डर हमारे मन में होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हमें वो नहीं सोचना है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो जस्ट एक स्टेप डालो, उस पे सोचो और आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आप उस शिखर पे पहुंच जाते हो। एब्सोल्युटली। चैलेंजेस तो देखो, जैसे हमने PPSS की बात की, तो पर्सनल लाइफ तो होनी चाहिए साथ में। आज वी आर फॉर्चुनेट कि मैं और ममता हम साथ में ऑफिस आते हैं, लेकिन साथ में हमारे बच्चे भी आते हैं, ऑफिस आ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए चैलेंज रहा ही नहीं कि हम पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कैसे। तो एक मिनट रोक के पूछता हूँ, चैलेंजेस पे बाद में आते हैं। आपके बच्चों को आपने स्कूल तक छुड़वा दिया, मतलब ये इतना जालिमपन कहाँ से आया आपने? क्योंकि 11 साल के बच्चे को आपने स्कूल छुड़ा दिया, 14 साल के बच्चे को। लेकिन यस, एट द सेम टाइम आपके बच्चे इतना पावरफुल कर रहे हैं। मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ड लोगों को थोड़ा स्ट्राइक करेगा। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपने बच्चों को स्कूल क्यों छुड़वाया? देखो, स्कूल छोड़ना तो उनका डिसीजन था, हमने हम उनको प्लेटफॉर्म देते गए जी। हमने एक अलग सोच रखी थी उनके अपब्रिंगिंग में हमेशा से। हमने उनको हर साल अलग अलग छोटे छोटे चैलेंजेस देना शुरू किया। 50-50 दिन जो समर के हॉलीडेज होते हैं उसके अंदर, हम जब छोटे थे तो समर कैंप करने चले जाते वो, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन का होता था, बहुत ज्यादा फन होता था। हमने इनको फन प्लस लर्निंग वाले चैलेंजेस देना शुरू कर दिया। उस जर्नी में उनका कैलिबर पता चला, मेहनत वो बहुत ज्यादा करते, तो उन्हें पता है कि हम चैलेंजेस अगर लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी जर्नी में हमें पता चला कि कुछ ऐसी चीजें जो करने के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो हम स्कूल जाके वो चीजें नहीं कर सकते, तो उसमें हमने होम स्कूलिंग शुरू करवा दिया। उसी जर्नी में एक चीज हमेशा से न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि किसी ने 10 साल में 10वीं कर ली, 15 साल में 10वीं कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। तो हम ढूंढ रहे थे कि ऐसी कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बोर्ड है जहाँ से हम लोग अर्ली एग्जाम दे सकते, और वो एग्जाम इन दोनों ने दी। जैनम ने 13 साल में 10वीं क्लियर कर ली, जीविका ने 10 साल की 16 साल में 10वीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैनम और जीविका का भी एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू आप सभी के सामने आने वाला है। मुझे नहीं पता कि पहले धीरज जी का इंटरव्यू डालूंगा या जैनम जीविका का डालूंगा, लेकिन अगर पहले मैंने वो डाल दिया है तो यहाँ नीचे टैब में लिंक दे रहा हूँ। प्लीज वॉच दीज 2 किड्स स्पीकिंग विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, और इन दोनों का पावर देखिएगा। इन दोनों बच्चों ने स्कूल नहीं छोड़ा, इन दोनों बच्चों ने लेगेसी बिल्ड करने का फॉर्मूला चुना है। यस, उन्होंने स्कूल छोड़ा, 10 साल में 10वीं कर दी। उन्होंने स्कूल छोड़ा लेकिन लर्निंग नहीं छोड़ी। उनका रेगुलर लर्निंग चल रहा है। वो अलग अलग स्पीकर्स के सेशंस अटेंड करते हैं, रिट्रीट अटेंड करते हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं और यहाँ से चीजें सीखते हैं और सिखाते भी है। जब वो सिखाते हैं तो उनको और सीखने मिलता है। तो ये सिखाने की जर्नी में हमने उन्हें 50 दिन के एक चैलेंज पे इंडिया भेज दिया था, जहाँ पे उनको 50 दिन में 100 इवेंट करने थे, और उसमें से एक भी इवेंट हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। उनको ही इवेंट मिलते गए। 50 दिन में 120 इवेंट उन्होंने किए। जालिम तो हम इससे सबसे बड़ी बात, वो जस्ट चैलेंजेस ही नहीं लेते सर जी, वो स्पिरिचुअली भी बहुत जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली भी उतने ही कनेक्टेड है, सोशली भी उतने ही कनेक्टेड है। जो ये 50 डेज मिशन बता रहे हैं, तब उनकी हालत मीन्स 50 डेज इंडिया में जाके अलग अलग सिटीज़ में जाना। सुबह में इवेंट होते थे, शाम में हम जहाँ पे इवेंट करते थे 10-11 बज जाते थे, सुबह स्कूल में 8 बजे 7 बजे जो टाइम दिया वहाँ पे पहुँचना ही है। बट उन्होंने हर वो चैलेंज का सामना किया और उन्होंने वो चीज़ें कंप्लीट की, और इसमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी उन्होंने स्टॉप नहीं की थी। सुबह में जो मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, रात को सोते वक्त सॉरी बोलना है, वो सब चीज़ें वो करते थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये दोनों बच्चे, इन्हें हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन इंडिया जाके इवेंट करने से पहले 3 महीने इन्होंने लगातार हिंदी के ऑडियो सुने, मूवीज देख ली, सबटाइटल्स के साथ। ग्रेट। मतलब
मैं भी आपको पहचान पाया तो बिकॉज ऑफ योर किड्स, क्योंकि जैसे आपका बच्चा स्टेज पे गया तो आई कुड रिलेट कि अच्छा वो तो ये खुशी की बात है ना कि बच्चे आपके मींस हम बच्चों के नाम से बाप से पहचाने बेटा सवाई हो तो खुशी ज्यादा Absolutely, होती है। और correct. हमें वी आर फॉर्चुनेट कि हम कहीं पे भी जाते हैं हमारी पहचान हमारे बच्चों की वजह से होती है। जी। आप हमें उस इवेंट में जो मिले, आपने जैनम को स्टेज से उतरते हुए देखा और उसके बाद हम और आप कनेक्ट हुए, तो उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। एक्सीलेंट सर। आइए वापस से बिजनेस में आते हैं धीरज सर, थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा लोग जो इसको देख रहे हैं, स्पेशली बिजनेसमैन, उनको प्रेरणा मिल पाए कि वो भी $1 बिलियन के बिजनेस का सोच पाए। एक छोटा दुकानदार है, किराना स्टोर चलाता है साहब, एक छोटा दुकानदार है जो टेलर का शॉप खोल के बैठा है, एक छोटा दुकानदार है जो बेकरी का शॉप खोल के बैठा है, एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल के बैठा है। इन लोगों को 100 करोड़, 1000 करोड़ या 5000 करोड़ जाना है, तो पहला 3, 4, 5 स्टेप क्या हो सकते हैं धीरज सर, अगर आप इनको गाइड करना चाहें तो? पहले तो अगर हमें 100 करोड़ के नंबर तक अगर पहुंचना है जी, तो हमें एक रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहिए कि हम वो 100 करोड़ नंबर कैसे हासिल कर पाएंगे। अगर हमें 100 करोड़, अगर हम एक कस्टमर के पीछे, एक ऑर्डर के पीछे अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमें 100 करोड़ कस्टमर्स को कैटर करना होगा जी। अगर हम 10 रुपया कमा रहे हैं तो हमें 10 करोड़ कस्टमर को कैटर करना है। और अगर इसी रिवर्स में अगर लाइन में पीछे जाए, अगर हम एक कस्टमर से अगर 10 लाख रुपए अगर कमा सकते हैं और हमारे पास अगर 1000 कस्टमर है तो भी हम 100 करोड़ का नंबर अचीव कर सकते हैं जी। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स फॉर्मूला, कि हम ऐसा क्या उस बिजनेस में करें, ऐसा कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करें, या हम उस बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारा पर पर्सन, पर कस्टमर जो होता है वो वैल्यू अगर हमारा बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, और हम नंबर ऑफ कस्टमर अगर हमें कम करने पड़े तो हम उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप उस बिजनेस में नहीं पहुंच सकते तो फाइंड आउट कौन सा बिजनेस आपको वहां पहुंचा सकता है। एग्जैक्टली, मतलब जब लोग मुझसे बात करते हो, लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो मैं सबसे पहले यही सवाल उनको पूछता हूँ कि आपका टारगेट नंबर क्या है जी। और वो नंबर अगर उस बिजनेस में पॉसिबल नहीं है तो आप उस बिजनेस को अभी चेंज कीजिए। आगे जाके 2-5 साल बाद चेंज करने से बेटर है आप आज के डेट में डिसीजन लेके उस बिजनेस को चेंज कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप दुबई आए होंगे और आपने अपनी IT कंपनी शुरू की होगी, तब आपका पहला नंबर कौन सा था माइंड में कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में कितना नंबर होना चाहिए? तो मैंने स्नेह देसाई का एक सेमिनार पुणे के अंदर अटेंड किया था और उस सेमिनार के अंदर मैंने 100 करोड़ का एक नंबर लिखा था और उस वक्त मेरा जो टर्नओवर था वो 1 करोड़ भी नहीं था। तो 100 करोड़ कितने टाइम में हुआ? 1-2 साल के अंदर हम उस नंबर पे पहुंच गए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जिस वक्त मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का था उसके 3 साल के अंदर हम लोग 100 करोड़ के। तो IT से इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक एक्सीडेंटल जर्नी हो गई। हम दुबई में थे, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा था, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन अच्छे से हो रही थी, तो इसी बीच में फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया और साथ में फिर उस जर्नी में हम लोग चले गए। इस बीच में अच्छे अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो गए, हमने वेंचर आउट करना शुरू कर दिया। तो उस जर्नी के अंदर हम इंफ्रा में भी आ गए। कोर फोकस जो है वो IT and the investment into other companies, that's core. But हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे डिकोड करते हैं, धीरज जी ने और ममता जी ने क्या क्या बताया। पहली चीज़ उन्होंने अभी इस सवाल से बताया कि अगर आपको 100 करोड़ जाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान रखो। जैसे कि आप आए तो इन्होंने आप आए तो इन्होंने देखा कि IT में अपॉर्चुनिटी है नंबर 1, नंबर 2 रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी है, और इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो IT का ही बंदा हूँ, मैं रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं करूँगा। इन्होंने वो एटीट्यूड नहीं रखा, जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ गए। दूसरी चीज़ आपने कहा स्नेह देसाई सर से उन्होंने सीखा और काफ़ी सारे स्पीकर से सीखा, यानी कि कोचिंग एंड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द गुरु, साथ में ब्रायन ट्रेसी से, टोनी रॉबिन्स से सीखने का मौका मिला। आपके भी काफ़ी वीडियोस हमने देखे हुए, आपसे भी सीखने का मौका मिला। पर्सनली हम कभी मिल नहीं पाए, लेकिन लर्निंग एंड रीडिंग वाज ऑलवेज पार्ट अलोंग द जर्नी। तीसरी चीज़ आप देखिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथी चीज़ क्लैरिटी अबाउट नंबर, एंड पांचवी चीज़ आपने बताया कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको चैलेंजेस आएंगे और उन्हें आप चैलेंजेस की तरह नहीं, एक ज़बरदस्त एडवेंचर की तरफ लीजिए। सबसे पहले आपने कहा क्लैरिटी। अब उसके बाद क्या करें? मान लो क्लैरिटी आ गई, लाइन आ गई, लेट्स से रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में भी हज़ारों लोग हैं, शुरू करेंगे तो पैसा तो उतना नहीं है, 2-4 करोड़ डाल के एक प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर बन गए। अब वो आदमी 100, 200, 500 करोड़ पे कैसे जाए? ममता मैम आप भी इसमें अपनी जरूर ऐड कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके तो आप 100 करोड़ के जर्नी पे नहीं पहुंच सकते।
हाँ, लेकिन आप उसके अंदर लेवरेज स्ट्रेटेजी यूज करके या बैंक फाइनेंसिंग करके आप इसको साल 2 साल के अंदर 5x 10x तक भी आप ग्रोथ कर सकते हो। ये गलत स्ट्रेटेजी होगी। बट एज अ ब्रोकर मैं तो बोलूंगा कि एज अ ब्रोकर आप 100 करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो विद एज लेस इन्वेस्टमेंट एज पॉसिबल। ट्रू। अगर आप एक टारगेट ले लो कि आप अगर एक टिपिकल दुबई मार्केट में देखा जाए तो 2 से 5% का कमीशन मिलता है। अगर एक 2% का कमीशन भी लेते हैं, 1 करोड़ के पीछे आपको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप बेच पाते हो तो 2 करोड़ का कमीशन हो गया। वाओ। आप अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच लोगे तो आपके पास 10 करोड़ का कमीशन हो गया। और दुबई मार्केट इस तरह का मार्केट है जहाँ पे ये नंबर इजीली पॉसिबल है। अगर आप अगर वो विजन के साथ आते हो, या इवन इन इंडिया मार्केट ऑल्सो, मैं एक ऐसे ब्रोकर को जानता हूँ जो उनकी स्पीच में ही बोलते हैं कि मैं सिर्फ 10 करोड़ के ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ही डील करता हूँ। उन्होंने एक नीश अपना बना लिया, उनके पास एक क्लैरिटी है। 1 करोड़ का फ्लैट बेचेंगे 1 लाख रुपया मिलेगा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचोगे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो निश लाके और आप उसके अंदर भी उस नंबर को अचीव कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा। ममता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, धीरज सर ने जैसे कहा वैसे ही, जैसे हमने हमारे रियल इस्टेट में भी जब हमने सोचा था यहाँ पे ऐड करेंगे, कि जब रियल इस्टेट का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमें लगा कि हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, हमें अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड दैट बिजनेस। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप उसमें कैसे सर्वाइव कर पाते हो या फिर आपके नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, तब आपके कस्टमर को या इन्वेस्टर को आप हेल्प कर पाते हो। तो उस वजह से हम इंफ्रा में आ गए। आफ्टर दैट इसमें ये चीज़ और हो सकती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी सोचना है कि आप ROI कितना मिल रहा है आपको। तो जब ब्रोकर इस फील्ड में घुस जाता है ना, वो आ जाता है तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि उसमें नीश फाइनल करें, रेजिडेंशियल में करें, कमर्शियल में करें, या जैसे इसमें मैं जैसे ROI पे जैसे ममता बात कर रही है, तो आप कोई अगर प्रॉपर्टी लेते हो और आप अगर उसे सिर्फ वैसे ही लेके रेंट आउट करते हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको 25,000 रुपये महीना रेंट आएगा। ट्रू। आप उसमें 5 लाख रुपए का और एडिशनल फर्नीचर ऐड कर देते हो, आपका रेंट 35,000 या 40,000। तो 1 करोड़ के सामने 25 लाख और ऊपर के 5 लाख के सामने 10,000 ऐड होता है। तो इस तरह से अगर हम इनोवेटिव को सोचे उस चीज में, हम कैसे उसमें वैल्यू ऐड कर पाए और वो वैल्यू ऐड करने की वजह से आपका रिटर्न कैसे बढ़ सकता है, यही सोच अगर हम बिजनेस के अंदर ऐड करना शुरू कर दे तो हम अलग अलग नंबर्स पे 100% पहुंच सकते हैं। अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं धीरज सर, जो थोड़ा आपको शायद आंसर करना उतना सहज ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सवाल मैं पूछूं, इसलिए नहीं कि हमें कुछ ग्लोरीफाई करना है, इसलिए क्योंकि आपके सोचने के पैटर्न को हम डिकोड कर पाए। आप यहाँ हैं, आदमी बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, आपने 1 रोल्स रॉयस नहीं 6 रोल्स रॉयस ली, आपने 1 नॉर्मल गाड़ियाँ 6 रोल्स रॉयस के बाद भी आप कहते हो कि आपके पास एक बेंटली भी है, और फिर 10, 20, 50 और गाड़ियाँ स्टाफ के लिए है ना, ऑफिस के लिए होगा। यही सारा काम आपके पास 1 रोल्स रॉयस होती तो भी चल सकता था। पहली चीज़ तो आपने 6 क्यों ली? किस तरह से आप सोचते हैं? आपने बेंटली, मतलब आई नो आपका स्टैंडर्ड वैसा है कि आप उसको लेने के पीछे 100% जो रीज़न था, हमें मिलने के लिए इंडिया से, यहाँ से एक सोशली कनेक्ट होने की वजह से, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हम हर इवेंट में हर जगह लोगों को मिलते हैं। एक नेटवर्क जो है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका नेटवर्क जो है वही आपका नेटवर्क होता है। और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हुआ है, लोग मिलने आते हैं, और इन सब को लेने के लिए, उनको घर लाने के लिए, ऑफिस लाने के लिए, या इवन वो मतलब मैं तो मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव या जान पहचान वालों के लिए एयरपोर्ट पिकअप से लेके एयरपोर्ट ड्रॉप तक, वो 5 दिन दुबई के अंदर है, 5 दिन गाड़ी। मैं ये ऑनेस्टी आपकी और इसको बहुत सलाम करता हूँ। दोस्तों 3-4 दिनों से हम लोग भी यहाँ पे दुबई में हैं, और धीरज सर की सारी रोल्स रॉयस गाड़ियाँ हम सबकी सर्विस में लगी हुई है। मतलब धीरज सर का बहुत बार ऐसा होता है, उसके बाद हम मेंटली हम कभी टैक्सी में ऑफिस आते हैं, हमारी गाड़ियाँ जो है लोगों के साथ होती है, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी पावर है। देखिए, इसका मतलब है धीरज सर को ये बहुत बड़ी समझ है कि नेटवर्किंग इज नेटवर्थ, और उन्हें मुझसे वापस क्या मिलेगा उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें 1000 और लोग आ रहे हैं, वो आएंगे, उनकी गाड़ी में घूमेंगे, शायद वापस चले जाएंगे, शायद वो इंडिया में बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो कस्टमर्स चाहिए वो हम हैं भी नहीं उस कैटेगरी के। क्योंकि आपका एक चीज़ मेरे को समझ में आता है कि आप 50 मिलियन से नीचे कोई प्रॉपर्टी बेचते ही नहीं है, उससे नीचे का कोई कस्टमर नहीं है। 50 मिलियन दिरहम मतलब 125 करोड़ से नीचे का कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचते।
क्या बात है। वो नीश क्लियर है और सर। दूसरा एक रीजन था, हमने सारी आरआर ही क्यों ली, हमें द बेस्ट गाड़ी लेनी थी। आरआर एक बेस्ट है, हम 6 अलग अलग वेराइटी भी ले सकते थे, लेकिन फिर जो लोग आ रहे हैं, जिनको मिलने जा रही है, अभी काफी बार ऐसा होता है 12 लोग आ रहे हैं, एक गाड़ी में 3 लोग बैठ रहे, 4 गाड़ियां जा रही है। सो आई डोंट वांट टू गिव दैट फीलिंग कि इसको आरआर है और इसको बेंटली है और इसको मर्सिडीज है, तो सबको एक इक्वल फीलिंग वहां पे मिल जाए, इसलिए अपने पास सारी एक ही मॉडल। सर अब आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, जो भी इंडिया से आए हम जैसे लोग, उनको एक एक आरआर गिफ्ट करना शुरू कर दो। डेफिनेटली वंडरफुल तथास्तु, बोलिए जय हनुमान एवरीवन, जय हनुमान। जरूर, वंडरफुल सर। कि हर एक को वही फील रहे, तो हम बेंटली भी किसी को लेने नहीं बेचते, हर एक के लिए आरआर ही जाती है और सेम मॉडल सेम गाड़ी सबके लिए जाती है। थोड़ा समय कम है तो मैं लोगों को यहाँ पे डिकोड करना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, कितना पेशेंस चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, कितना दूरदृष्टि की थॉट चाहिए। आप में से कई लोग हो सकता है अपने ऑफिस में लोग आ रहे हैं तो उनको ढंग से चाय भी नहीं पिला रहे हैं, या चाय पिला रहे हैं तो आप हो सकता है बस चाय वाला आया और चाय वाले ने आके चाय दे दिया, उसमें थोड़ा प्यार डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पर्सनल अटेंशन डाल दीजिए, वही चाय अच्छे मग में दे दीजिए, अच्छे कप में दे दीजिए। ये तो हम कर ही सकते हैं। हम में से हर एक आदमी धीरज सर जितना या ममता मैम जितना फॉर्चुनेट शायद नहीं होगा कि रोल्स रॉयस में अपने कस्टमर्स को घुमा सकें, बट देन इतना कस्टमर नहीं, सॉरी भाई दोस्त, लेकिन इतना फॉर्चुनेट ज़रूर है कि हर एक आदमी पे पर्सनल अटेंशन दे सके। 100%। मतलब इससे मुझे पुराना मेरा एक चीज़ याद आ रही है। जब मैं पुणे में था, पुणे में अपना जब ऑफिस था, ऑफिस में आने वाले हर आदमी को वापस जाते वक्त साथ में 2-3 ठंडी पानी की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट, जिसके अंदर 20-30 बिस्किट के पैकेट्स होंगे, वो हम दिया करते थे। हम उनको बोलते थे, आप सिग्नल पे जो भी लोग दिखेंगे आप उनको बिस्किट दे दीजिए और ये ठंडा पानी आपके लिए है। इससे 2 चीजें शुरू हो गई। बिस्किट का पैकेट मैंने तो एक बार उसे दे दिया, उसको वो आदत लग गई, उसने खुद खरीद के बांटना शुरू कर दिया। ग्रेट। तो ऐसे बहुत सारी जर्नीज है जिसके अंदर लोगों ने लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। मेरे गुरु ने ठंडी पानी की बोतल तो आप खरीद सकते हो, हर कोई खरीद सकता है, लेकिन वो मेरा प्यार था जो मुझे आपके साथ देना था। बचपन से हम सीखते ही आए हैं, अतिथि देवो भव जी, तो वही तो चीजें हमें फॉलो करनी है। सब मेरे गुरु ने मुझे कहा, जब आप दुनिया को सपोर्ट करते हो सेल्फलेसली, तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। भगवान की असीम कृपा आप पे इसीलिए बनी हुई है क्योंकि पहले दिन से आपने जाने अनजाने में ये प्रिंसिपल्स लिए। जाते जाते, थोड़ा समय कम है तो मैं आपसे 3-4 ऐसी चीज़ें जो शायद हमें अभी तक नहीं पता, और इस जर्नी में कोई मंत्र जो लोगों को आप दे सकते हैं, आपका की मंत्र क्या हो सकता है, आपका की मंत्र क्या हो सकता है, जो कि हर एक छोटे बड़े बिजनेसमैन, और ना सिर्फ बिजनेसमैन, नौकरी वालों को भी सबको काम आए। तो वही CCC, क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आपका फोकस होना चाहिए, एक चीज़ आपको हाथ में लेनी है और उस चीज़ के ऊपर फोकस होके हर चीज़ आपको भूल के उसके ऊपर काम करना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, PPSS, पर्सनल प्रोफेशनल तो रहेगा ही, बट सोशल और स्पिरिचुअल जो आपको अलग ही जगह पे लेके जाएगा। तो आपको ये 4 चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। वाह दोस्तों, आज धीरज सर का प्यार है कि हम लोग बुर्ज खलीफा के 141वें फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस में, उनके साथ ही ये सारी बातें हो रही है। एंड इसकी स्टोरी आपसे पूछने की जगह मैं ऑडियंस को शॉर्ट में बता देता हूँ। ये स्टोरी ये है कि धीरज सर यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स को खरीदते हैं, उनको आप पूरा रीडेवलप करते हैं। जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको कंपनीज़ को मार्केटिंग में लीड लाने में सपोर्ट करते हैं, उनको मिलियनेयर से बिलियनेयर बनाते हैं। और उन सब के लिए जब वो सोचते हैं तो वो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ ऑलमोस्ट हज़ारों बिजनेसमैन की सोच रुक जाती है। जैसे ये बुर्ज खलीफा के ऑफिस जितना बड़ा, इससे कई गुना बड़ी बिल्डिंग्स इनकी दुबई में खुद की है, लेकिन वो फिर भी यहाँ से ऑपरेट इसलिए करते हैं सो दैट ही नोज कि ये वन एंड ओनली बिल्डिंग है वर्ल्ड की, जो पूरी वर्ल्ड का हर आदमी जानता है, जिसकी डिज़ायर है कि 3 घंटा लाइन में खड़े रह के इसके ऊपर टॉप फ्लोर पे जा सके। एंड वो डिज़ायर वो अपने दोस्तों की, भाइयों की, कस्टमर्स की अपने आप ऐसे ही पूरी करते हैं। देखिए, मैं भी 2 साल पहले जब आया था तो बुर्ज खलीफा ऊपर तक गए, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब आपके साथ दोस्ती होकर ऐसा लग रहा है कि 4 बार यहीं बैठे हैं और ये हमारा ही ऑफिस है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अपने ऑफिसेस, आपके ऑफिसेस। इसीलिए मुझे है ना इंस्पिरेशन सर, ये मिलके जब आपकी थॉट प्रोसेस, मुझे किसी का पॉडकास्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, ना मैं किसी की TRP के लिए लेता हूँ, ना मैं मेरी TRP के लिए लेता हूँ। मैं तो अब तो मैं एक अलग ही पाथ पे चल पड़ा हूँ जहाँ मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं
है लाइफ से, मुझे सिर्फ देना है देना है देना है। लेकिन जब आपकी ये सारी थॉट्स सुने, आई थॉट इट शुड रियली रीच टू द वर्ल्ड। मैं सिर्फ आपके बच्चों का इंटरव्यू पहले लेना चाहता था, लेकिन जब आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग देखा ना, मुझे कहा लगा कि ये पहुंचना चाहिए। सो इस पॉडकास्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं सर। किसी दिन और बहुत डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं कह दूं, थॉट्स को पकड़ो। जहां सब जगह सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं, वैसा ना सोचो, कुछ अलग सोचो। आपके ऑफिस में कोई आया, उसे प्यार दो। आपके कोई इसलिए नहीं कि वो कस्टमर बन जाए, इसलिए नहीं कि वो आपसे कुछ खरीद ले, इसलिए क्योंकि वो रिलेशन आज बनाया ना, वो जीवन भर बनेगा। एंड रिलेशन बनाने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वापस आपको मिलेगा उसी आदमी से या नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। सो कीप गिविंग, follow the spiritual practices, follow the social practices, PPSS formula, CCC formula, and एक और चीज, leverage का इस्तेमाल करें। leverage क्या है? आपके पास 10 रुपए है, लेकिन अगर आपको बैंक 100 रुपए का लोन दे सकती है, यूज करें। आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, यूज करें। और क्योंकि बड़ा काम के लिए बड़ी टीम लगती है, बड़े लोग लगते हैं, बड़ी चीजें लगती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, और हर एक छोटे व्यापारी के साथ जरूर फॉलो कर दीजिए। धीरज जी राजस्थान का इनका ओरिजिन है, 7 पीढ़ी पहले राजस्थान से आप आ गए थे महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र हमारी जन्मभूमि है, दुबई हमारी कर्मभूमि है, और राजस्थान हमारी आत्मा में है। एंड मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अपने सारे कल्चर को फॉलो करते हैं। मराठी भी बोलते हैं, हमारे एरिया में अहिरानी करके लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में खानदेशी लैंग्वेज, वो भी हम बोलते हैं। एक्सीलेंट। तो मुझे लैंग्वेजों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। बस तो जमीन से जुड़े रहें, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, अपनी संस्कृति को जरूर फैलाएं। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। आप सभी का मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।